नमस्कार दोस्तों। आज हम लाइब्रेरी साइंस का ये तीसरा पार्ट है। जय श्री राधे, ओम साई राम। तीसरे पार्ट में ये जो आपका पुस्तकालय वर्गीकरण के सिद्धांत का जो अगला टॉपिक है, जिसका नाम जो है वो है भाई साहब साई क्रम का सिद्धांत। तो साई क्रम के सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे कि भाई साहब साई क्रम का सिद्धांत है क्या है। यह है भाई साहब अपना एक सहायक क्रम का सिद्धांत। ठीक है। अब इस सहायक क्रम के सिद्धांत के बारे में जानेंगे कि ये क्या है। तो इसके बारे में मैंने पहले बता दिया था। अब इसके कुछ सिद्धांत हैं, उस सिद्धांतों के बारे में हम जान लेते हैं। जैसे पहला जो सिद्धांत है इसका वो है भाई साहब परवर्ती कल का सिद्धांत। किसका? परवर्ती कल का सिद्धांत। अब ये परवर्ती कल का सिद्धांत क्या है? देखो, इसको बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ लेटर एंड टाइम। क्या बोला जाता है? प्रिंसिपल ऑफ लेटर एंड टाइम। ठीक है। देखो, ये जो सिद्धांत है वो विषयों को उसकी उत्पत्ति के समय के अनुसार व्यवस्थापन की वकालत करता है। ठीक है। जैसे ही विषय की कोई उत्पत्ति होती है ना, विषय की जिस प्रकार से विषयों की जिस प्रकार से उत्पत्ति होती है, उनको उस समय के अनुसार, किसके अनुसार भाई साहब? समय के अनुसार इनका क्या किया जाता है? व्यवस्थापन किया जाता है। व्यवस्थापन किया जाता है। तो परवर्ती कल का सिद्धांत से तात्पर्य क्या है कि विषयों का एक, इनकी जो उत्पत्ति होती है विषयों की, उनको एक समय के अनुसार उनका व्यवस्थापन करना क्या कहलाता है? परवर्ती कल का सिद्धांत कहलाता है। अर्थात समय के अनुसार क्रम में व्यवस्थित किया जाना चाहिए। ठीक है। तो आपको तो इतना याद रखना है, सिर्फ समय के अनुसार, समय के अनुसार क्या किया जाना चाहिए? क्रम में इनका क्या किया जाना चाहिए? एक व्यवस्थापन किया जाना चाहिए। यही क्या है? आपका परवर्ती कल का सिद्धांत है। ठीक है। जैसे रिलीजन को उसके विकास के समानानुसार व्यवस्थित करना चाहिए। कोई रिलीजन है, रिलीजन एक आपका विषय ही होता है। ठीक है ना। इसको समय के अनुसार क्रम में व्यवस्थापित कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम बोले तो जो एक रिलीजन है ये क्या होता है? समय के अनुसार इसका व्यवस्थापन किया जाता है। अगला जो आपका सिद्धांत है इसमें वो है परवर्ती विकास का सिद्धांत। कौन सा? परवर्ती विकास का सिद्धांत, है ना। अब परवर्ती विकास का सिद्धांत क्या है? देखो, ये जो सिद्धांत होता है विषयों को उत्पत्ति के क्रम में व्यवस्थित करने की वकालत करता है ना। लेटर एंड एवोल्यूशन बोलते हैं इसको। ये तो क्या है? परवर्ती कल का सिद्धांत है जिसको बोला जाता है लेटर एंड टाइम। ये परवर्ती विकास का सिद्धांत होता है, इसको बोला जाता है हमेशा लेटर एंड एवोल्यूशन। क्या बोला जाता है भाई साहब? लेटर एंड एवोल्यूशन, है ना। एवोल्यूशन इसको बोला जाता है। देखो, अब इसमें और इसमें क्या अंतर है? ज्यादा अंतर इसमें है नहीं। तो इसमें खाली आपको एक विषयों को उनकी उत्पत्ति के क्रम में व्यवस्थित करने की वकालत करता है। जो भी विषय होती हैं उनको एक उत्पत्ति के क्रम में व्यवस्थित करता है ना। अब इसमें कुछ भी नहीं कहा है, इसने समय भी नहीं कहा है। ठीक है। तो जिसमें वो समय कह रहा है इसका मतलब परवर्ती कल का सिद्धांत है। परवर्ती कल, कल का मतलब काल, समय। और यहाँ परवर्ती विकास का सिद्धांत क्या होता है? इसकी उत्पत्ति के बारे में बता रहा है कि इस विषयों को उत्पत्ति के आधार पर क्रम में व्यवस्थित करना चाहिए। ठीक है। चलो, जैसे बॉटनी है, बॉटनी को बायोलॉजी के बाद व्यवस्थित किया जाना चाहिए, है ना। जैसे बॉटनी है भाई साहब, इसको एक बायोलॉजी के बाद व्यवस्थित किया जाना चाहिए। ठीक है। चलो, तो ये दो सिद्धांत हो गए कंप्लीट। अगला जो सिद्धांत है आपका वो है स्थानीय समीपता का सिद्धांत। क्या है? स्थानीय
समीपता का सिद्धांत। समीपता का सिद्धांत देखो, ये होता है स्थानीय समीपता का सिद्धांत। शब्द से ही पता चल रहा है स्थान के बारे में, मतलब एक स्थान को, एक स्थान की जितनी हम समीप होंगे उसके अनुसार ही उन विषयों को एक क्रम में व्यवस्थित किया जाना चाहिए। जैसे कि इस सिद्धांत के अनुसार विषयों को स्थानीय समीपता या विशेषता के क्रम में व्यवस्थित किया जाना चाहिए। कैसे कि इस तरह के विषयों का व्यवस्थापन का जो एग्जाम्पल है वो है भाई साहब ज्योग्राफी, एस्ट्रोनॉमी, प्लैनेट्स। यहाँ से हमेशा एग्जाम्पल पूछ लिया जाता है, तो आपको सिर्फ यहाँ से एग्जाम्पल याद रखना है। स्थान के अनुसार या स्थानीय समीपता के अनुसार विषयों को हमको क्रम में व्यवस्थित किया जाना चाहिए। इनका एग्जाम्पल बोले तो ज्योग्राफी, एस्ट्रोनॉमी, प्लैनेट्स। क्या है भाई साहब? ज्योग्राफी, एस्ट्रोनॉमी और प्लैनेट। क्या है? प्लैनेट। ठीक है, चलो। इस कार्यान्वयन के लिए उन्होंने पुनः सिद्धांत पर बल दिया था। ठीक है, रंगनाथन ने इसके बारे में पुनः क्या बल दिया था इस सिद्धांत के बारे में, और क्या कहा है कि जैसे ही हम नीचे से ऊपर की ओर का सिद्धांत बोल सकते हैं, इसको हमेशा याद रखना, इसको हमेशा नीचे से ऊपर की ओर सिद्धांत बोल सकते हैं, इसको ऊपर से नीचे की ओर सिद्धांत बोला जाता है। ठीक है, बाएं से दाएं बोला जाता है ना, याद रख लेना, बाएं से दाएं बोला जाता है। पर्दे के साथ घड़ी की दिशा का सिद्धांत हो सकता है ना, जैसे पर्दी होती है, पर्दे में घड़ी लगी होती है, तो उस घड़ी की दिशा के सिद्धांत के अनुसार कोई पर्दी है, उस पर्दी में यदि आपकी घड़ी लगी हुई है तो घड़ी की दिशा के अनुसार सिद्धांत, फिर उस घड़ी के विपरीत सिद्धांत। ठीक है ना। उसके बाद पर्दे से केंद्र की ओर कोई पर्दी है, इस पर्दे की केंद्र की ओर मान के चलो ये एक पर्दी है, तो इस पर्दे से केंद्र की ओर, ठीक है, बताया गया है सिद्धांत। उसके बाद केंद्र से पर्दे की ओर, यदि आप केंद्र से पर्दे की ओर, ठीक है, स्थल से वर्गों की दूरी का सिद्धांत। स्थल से वर्गों की दूरी याद रख लेना, स्थल से वर्गों की दूरी, है ना। तो ये रंगनाथन ने स्थानीय समीपता के सिद्धांत के बारे में कहा है कि एक तो नीचे से ऊपर हो सकता है, ऊपर से नीचे हो सकता है, बाएं से दाएं हो सकता है, दाएं से बाएं हो सकता है। ठीक है, घड़ी की दिशा के समांतर हो सकता है, घड़ी की दिशा के विपरीत हो सकता है, पर्दे से केंद्र की ओर या केंद्र से पर्दे की ओर, स्थल से वर्गों की दूरी। तो ये स्थानीय समीपता के सिद्धांत के बारे में कहा गया है। ठीक है ना। अगला जो सिद्धांत है आपका है परिमाप का सिद्धांत। कौन सा है भाई साहब? परिमाप का सिद्धांत। अब परिमाप का सिद्धांत क्या कहता है? देखो, ये जो सिद्धांत होता है वो पुस्तकों को आकार के क्रम में विस्तृत किया जाना चाहिए। ये जो परिमाप क्या कह रहा है कि जो आपकी पुस्तक होती हैं या आपके जो विषय होते हैं उनको एक किस क्रम में व्यवस्थित किया जाना चाहिए भाई साहब? एक आकार के क्रम में व्यवस्थित किया जाना चाहिए। किसके क्रम में? एक आकार के क्रम में व्यवस्थित किया जाना चाहिए। तो उसको हम परिमाप के सिद्धांत के रूप में जानते हैं। इसे हम दो भागों में बांट सकते हैं। इस परिमाप के सिद्धांत को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पता है, अब परिमाप दो प्रकार का होता है। हम पहले भी एक जो, ठीक है, परिमाप दो प्रकार से हो सकता है ना। एक तो मात्रा के आधार पर हो सकता है कि कितनी मात्रा है, ठीक है ना, मात्रा का वृद्धि में क्रम का सिद्धांत, और एक मात्रा में हॉर्स का सिद्धांत। तो कोई भी मात्रा है उसमें वृद्धि भी हो सकती है और उसमें हॉर्स भी हो सकता है। तो इस प्रकार से इसको दो भागों में बांटा गया है परिमाप के सिद्धांत को। ठीक है। अगला जो सिद्धांत है आपका जटिलता वृद्धि का सिद्धांत। कौन सा है भाई साहब? जटिलता वृद्धि का सिद्धांत। जटिलता वृद्धि का सिद्धांत। देखो, जटिलता वृद्धि का सिद्धांत क्या कहता है? इस सिद्धांत के अनुसार विषयों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाना चाहिए जिस तरह उसकी जटिलता में वृद्धि होती है। ठीक है, तो इसमें विषयों को हम किस तरह व्यवस्थित कर सकते हैं? बताओ, विषयों को किस तरह व्यवस्थित कर सकते हैं? जटिलता के आधार पर ही विषयों को हम व्यवस्थित कर सकते हैं। जैसे कि पुस्तकों को इंक्रीज
कॉम्प्लेक्सिटी क्रम में व्यवस्थित किया जाना चाहिए। विषयों को किस में व्यवस्थित करते हैं? जटिलता वृद्धि में हमेशा इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी, इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी, इसके क्रम में इसको व्यवस्थित कर सकते हैं। तो ये जटिलता वृद्धि का सिद्धांत है। ठीक है, अगला जो आपका सिद्धांत है वो है भाई साहब प्रामाणिक अनुक्रम का सिद्धांत। ठीक है, अगला जो आपका सिद्धांत है भाई साहब वो है प्रामाणिक अनुक्रम का सिद्धांत, जिसको प्रिंसिपल ऑफ कॉनिकल सीक्वेंस के नाम से जानते हैं। ये क्या सिद्धांत है कि इसको एक कॉनिकल सीक्वेंस क्रम में व्यवस्थित किया जाना चाहिए, जैसे मैथमेटिक्स के अंतर्गत बेसिक डिवीजन का विस्थापन। जैसे इसमें एग्जाम्पल याद रख लेना, मैथमेटिक्स, इसको बेसिक डिवीजन में व्यवस्थित कर सकते हैं। ठीक है, याद रख लेना। तो ये होता है प्रामाणिक अनुक्रम का सिद्धांत। अगला जो सिद्धांत है आपका वो है साहित्य मांग का सिद्धांत। कौन सा है भाई साहब? साहित्य मांग का सिद्धांत। अब साहित्य मांग का सिद्धांत क्या कहता है? देखो, साहित्य मांग का सिद्धांत जिसको लिटरेरी वारंट बोला जाता है, यहां से लिटरेरी वारंट, यहां से अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इस साहित्य मांग सिद्धांत से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो साहित्य मांग का सिद्धांत क्या है? देखो, लिटरेरी वारंट सिद्धांत का प्रतिपादन पहले तो किसने किया था, ये याद रख लेना। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? वेनथम होल्म ने किया है। किसने किया है भाई साहब? वेनथम होल्म ने किया है ना, ये याद रख लेना। ठीक है, इसलिए तो ये इंपॉर्टेंट है। यह सिद्धांत विषयों को उसके उपयोग और खोज के क्रम में व्यवस्थित करने की भी कहता है। यह सिद्धांत क्या कहता है भाई साहब कि जो भी आपकी विषय होती है ना, अब इन विषयों को क्या करता है? इन विषयों को उसके उपयोग, हम इन विषयों को उपयोग कैसे करेंगे? ठीक है, इनकी खोज कैसे करेंगे? तो इन खोज के क्रम में व्यवस्थित करना है। ठीक है, व्यवस्थित करने की वकालत ही आपकी क्या कहलाता है? साहित्य मांग का सिद्धांत कहलाता है। हमेशा याद रख लेना, विषयों को उनके उपयोग के अनुसार खोज के आधार पर उनको क्रम में व्यवस्थित कर सकते हैं। एग्जाम्पल इसका याद रख लेना, एग्रीकल्चर। क्या याद रख लेना एग्जाम्पल भाई साहब? एग्रीकल्चर। यहां से एग्जाम्पल अक्सर पूछा जाता है, याद रख लेना। तो साहित्य मांग का सिद्धांत क्या है? किसने दिया भाई साहब? वेनथम होल्म ने दिया। क्या है ये? विषयों को उनके उपयोग और खोज के आधार पर क्रम में व्यवस्थापन करना। एग्जाम्पल एग्रीकल्चर। ठीक है, अगला जो सिद्धांत है आपका लास्ट वो है वर्णानुक्रम का सिद्धांत। कौन सा है भाई साहब? वर्णानुक्रम का सिद्धांत। वर्णानुक्रम का सिद्धांत। देखो, वर्णानुक्रम का सिद्धांत क्या कहता है? अल्फाबेट के आधार पर विषयों को उनके व्यवस्था करना। तो यह सिद्धांत यह निर्देशित करता है कि विषयों को आवश्यकता के अनुसार अल्फाबेटिकल सीक्वेंस में व्यवस्थित किया जाना चाहिए, है ना। अल्फाबेटिकल के सीक्वेंस में व्यवस्थित किया जाना चाहिए, जैसे ए बी सी डी, ऐसे इस प्रकार से। ठीक है, विषयों को किसके अनुसार व्यवस्थापन किया जाना चाहिए? अल्फाबेटिक अनुसार। इसका एग्जाम्पल याद रख लेना, जैसे ऑटोमोबाइल विषय के अंतर्गत क्या आता है? कार ब्रांड। जैसे ऑटोमोबाइल के अंदर क्या आता है भाई साहब? कार ब्रांड्स। क्या आता है? कार ब्रांड्स आता है। चलो, और इसमें क्या बताया गया है भाई साहब? याद रखना, ज्यादा तो इसमें याद रखना ही अल्फाबेट वर्णानुक्रम है, तो वर्णानुक्रम क्रम के अनुसार ही विषयों को व्यवस्थित किया जाना चाहिए इसमें। ठीक है ना। डॉक्टर रंगनाथन द्वारा समान और संबंधित विषयों के प्रलेखों को एक जगह व्यवस्थापन या पुस्तकों का व्यवस्थापन सही क्रम में व्यवस्थापन के लिए प्रिंसिपल्स ऑफ हेल्पफुल सीक्वेंस को व्यक्त किया गया है। इसके आधार पर वर्गीकरण को आधार प्रदान किया जा सकता है तथा प्रलेखों को गहनता के साथ सही क्रम में व्यवस्थापन किया जा सकता है। तो इस प्रकार से ये भाई साहब आपके सही क्रम के सिद्धांत थे। एक बार और देख ले कौन कौन से सिद्धांत थे। एक तो परवर्ती कल का सिद्धांत था, है ना।
समय के अनुसार उनका व्यवस्थापन करना। एक प्रवर्ती विकास का सिद्धांत था, उत्पत्ति के अनुसार विषयों को व्यवस्थित करना, ठीक है ना। एक स्थानीय समीपता का सिद्धांत था, स्थान के आधार पर या स्थान की समीपता के आधार पर विषयों को व्यवस्थित करना, ठीक है। एक परिमाप का सिद्धांत था, इसमें परिमाप में वैसा मात्रा में वृद्धि भी हो सकती है, ह्रास भी हो सकता है। एक जटिलता वृद्धि का सिद्धांत था, ठीक है ना, जटिलता के आधार पर विषयों को व्यवस्थित करना। एक प्रमाणिक अनुक्रम का सिद्धांत था, ठीक है। एक साहित्य मांग का सिद्धांत था, बेंथम होल्म ने दिया था। एग्जाम्पल एग्रीकल्चर। एक वर्णानुक्रम का सिद्धांत था, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने इसके लगभग 8 सहायक क्रम के सिद्धांत पढ़े, ठीक है ना। चलो, तो इस प्रकार से हमने एक सहायक क्रम का जो सिद्धांत था वो कंप्लीट किया। अगला इसमें जो टॉपिक है आपका दशा संबंध है, फेस रिलेशन है। फेस रिलेशन के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। वही 3 प्रकार के होते थे या नहीं होते थे। दशा संबंध के प्रकार जो थे वो 3 प्रकार के होते थे। एक अंतर विषय संबंध होता था, एक अंतर पक्ष दशा संबंध होता था, एक अंतर एकल दशा संबंध होता था। तो ज्यादा इसमें आप जो हमने वहां पढ़ा था वही यहाँ, ठीक है। दशा संबंध 3 प्रकार का होता है, ज्यादा इसमें डिटेल में जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि दशा संबंध के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। तो आप तो इतना याद रख लेना। दशा संबंध के आधार पर साधारण और तौर पर विषय 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है, याद रख लेना। इस दशा संबंध के आधार पर याद रख लेना जो आपके विषय थे ना, विषय वो 3 प्रकार के होते थे। कौन कौन से भाई साहब, पहले पढ़ चुके हैं। मौलिक विषय, कौन से, एक मौलिक विषय होता था, एक आपका मिश्रित विषय होता था, ठीक है, और एक आपका जटिल विषय होता था, ठीक है। इनके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। मौलिक विषय के एग्जाम्पल के बारे में पहले पढ़ चुके हैं। मौलिक विषय के एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं, मिश्रित विषय के एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं, जटिल विषय के एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं। मेरे लिए कमेंट में आप बताना कि भाई साहब मौलिक विषय के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, मिश्रित विषय के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, जटिल विषय के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, ठीक है ना। अगला यदि हम बात करें तो दशा संबंध के प्रकार की, उसके बाद दशा संबंध के प्रकार, ये तो विषय के प्रकार थे, है ना। अब यदि हम दशा संबंध के प्रकार की यदि बात करें, ठीक है, इसके प्रकार की बात करें तो ये प्रकार कितने थे हम पढ़ चुके हैं पहले, 3 थे। कौन कौन से देख लो। एक तो अंतर विषय संबंध था, एक अंतर पक्ष संबंध था और एक अंतर पंक्ति। इनके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। इनकी परिभाषा के बारे में हम पढ़ चुके हैं। इसमें सिर्फ विषय आएगा, इसमें पक्ष आएगा और इसमें पंक्ति आएगा, ठीक है। 2 या 2 से अधिक मूल विषय के बीच संबंध होता है अंतर विषय में। तो अंतर पक्ष में हमेशा एक ही विषय होगा और उसमें 2 या 2 से अधिक पक्ष होंगे, ठीक है। और अंतर एकल दशा संबंध की बात करूं, पंक्ति की यदि मैं बात करूं तो इसमें एक ही फीसेट के पंक्ति के 2 आइसोलेट 2 एकल के बीच संबंध होता है, ठीक है। तो इनके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। ज्यादा डिटेल में आप मत जाओ क्योंकि पहले इन चीजों के बारे में मैं पूरा बता चुका हूं, ठीक है। तो ये दशा संबंध वाला जो आपका टॉपिक था वो कंप्लीट हुआ। एक यहाँ से जो अच्छा क्वेश्चन है वो क्या होता है कि दशा संबंधों से तात्पर्य क्या होता है। दशा संबंधों से तात्पर्य ऐसे संबंधों से है जिसमें 2 या 2 से अधिक विषय हों, जिसमें क्या हो भाई साहब, 2 या 2 से अधिक विषय हों, ठीक है ना, 2 या 2 से अधिक विषय हों, या एक ही विषय के पक्ष या एक ही विषय के एक ही पक्ष के 2 एकल आपस में मिलकर नए विषय का निर्माण करते हैं। ये दशा संबंध का तात्पर्य होता है, ठीक है। मतलब ये वही चीज कह रहा है जो यहाँ हमने इनके प्रकार के बारे में पढ़ा। 2 या 2 से अधिक विषय हो सकते हैं, एक ही विषय के 2 पक्ष हो सकते हैं, एक ही विषय के एक ही पंक्ति में आइसोलेट एकल हो सकते हैं। तो इनसे जो नए विषय का निर्माण होता है, किसका, एक नए विषय का जो निर्माण होता है, नए विषय का जो निर्माण होता है वही क्या है आपका एक दशा संबंध है, ठीक है। ये विषय आपके किसी प्रकार से हो सकते हैं, एक मिश्रित विषय भी हो सकता है, ठीक है, और जटिल विषय भी हो सकता है। तो ये कोई सा भी आपका प्रकार का विषय हो सकता है। तो इस प्रकार से हमने दशा संबंध के बारे में आपको
थोड़ी जानकारी दी, इनके बारे में हम डिटेल पढ़ चुके हैं पहले, ठीक है ना। इनकी जो परिभाषा है वो सीधी सीधी सी है। यहाँ आपका विषय आएगा, यहाँ दो विषय आएंगे भाई साहब। यहाँ सिर्फ एक ही विषय के दो पक्ष हो सकते हैं, यहाँ एकल हो सकते हैं, एकल एकल के बीच संबंध हो सकता है, ठीक है। तो इनके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। चलो ठीक है। अब देखो एक टॉपिक है इसमें, वो है अपूपा पैटर्न। क्या है? अपूपा पैटर्न है। इस अपूपा पैटर्न के आधार पर विषयों का निर्धारण किया जाता है, ठीक है। देखो डॉक्टर रंगनाथन ने, जो भारत में पुस्तकालय और सूचना विज्ञान के जनक थे, है ना। अपने डॉक्टर जो रंगनाथन थे भाई साहब, वो क्या थे बताओ? ये पुस्तकालय विज्ञान, व सूचना विज्ञान के क्या थे भाई साहब? सूचना विज्ञान के क्या थे? जनक थे, ठीक है। इन्होंने क्या कहा है कि उन्होंने पुस्तक के व्यवस्थापन के लिए एक मौलिक सिद्धांत दिया। क्या दिया? एक मौलिक सिद्धांत दिया। अब वो जो मौलिक सिद्धांत था वो कौन सा था? देखो इस मौलिक सिद्धांत, इसको हम अपूपा पैटर्न के रूप में जाना जाता है। इस याद रख लेना, अपूपा पैटर्न को किसके नाम से जाना जाता है? मौलिक सिद्धांत के रूप में जाना जाता है, ठीक है ना। चल, अपूपा पैटर्न वर्गीकरण में पुस्तकों की व्यवस्था के तरीकों का पेश करता है। अपूपा क्या करता है भाई साहब कि हमको पुस्तकों की व्यवस्था कैसे करनी चाहिए ये बताता है। पुस्तकों की व्यवस्था किस प्रकार से करनी चाहिए ये हमको अपूपा बताता है। याद रख लेना, इसमें हमेशा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो अपूपा है, अपूपा पैटर्न है, इसकी जनक पूछे तो डॉक्टर रंगनाथन। इसको किस सिद्धांत के आधार पर जाना जाता है? मौलिक सिद्धांत के आधार पर जाना जाता है। ये किस प्रकार काम आता है? पुस्तकों की व्यवस्था के लिए, कि पुस्तकों को हम किस प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं, ठीक है। इस पद्धति के अनुसार दस्तावेजों को 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। याद रख लेना है, जो ये अपूपा पैटर्न है ये 3 प्रकार का है। कितने प्रकार का है भाई साहब? ये 3 प्रकार का है। 3 प्रकार का कौन कौन सा होता है? एक तो होता है भाई साहब अपना अम्ब्रेल। कौन सा है? तब होता है अम्ब्रेल होता है। एक होता है अपना पेनु अम्ब्रेल, ठीक है। और एक होता है एलियन। क्या होता है? एक एलियन। देखो इन तीनों में अंतर देखो क्या है। जो आपका अम्ब्रेल है, अम्ब्रेल वो दस्तावेज प्रलेख का अर्थ पूरी तरह से प्रासंगिक दस्तावेज है। मतलब ये जो अम्ब्रेल है ये पूरी तरह से दस्तावेजों का अर्थ देता है, पूरी तरह से अर्थ देता है। ये याद रख लेना, पूरी तरह से ये क्या देता है? एक अर्थ देता है। जबकि पेनु अम्ब्रेल जो होता है ये क्या होता है? एक दस्तावेज प्रलेख पाठक की सीमांत रुचि को संतुष्ट करता है, ठीक है। मतलब ये पाठक की रुचि को क्या करता है? पाठक की रुचि को संतुष्ट करता है। पाठक की रुचि को ये संतुष्ट करता है, ठीक है ना। और यह प्रकार आंशिक रूप से प्रासंगिक है और किसी व्यक्ति को अम्ब्रेल दस्तावेज से संबंधित है, ठीक है। ये किसी भी व्यक्ति अम्ब्रेल दस्तावेज से संबंधित है, याद रख लेना। जबकि जो एलियन है, एलियन ये जो पेनु अम्ब्रेल है ना, किससे संबंधित है? इस अम्ब्रेल से संबंधित है। आप तो इतना याद रख लेना बस। और जो आपका एलियन है वो पूरी तरह से क्या होता है? एक गैर प्रासंगिक होता है। क्या होता है? एक गैर प्रासंगिक होता है भाई साहब, गैर प्रासंगिक होता है। और इस प्रकार पाठक को इसकी आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार हम पुस्तक को हर उपयोगी अनुक्रम के पैटर्न को पहचान सकते हैं, ठीक है। तो इसको भी दस्तावेज के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है, इसको भी दस्तावेज के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है। लेकिन एलियन जो होता है इसको दस्तावेज के अनुसार व्यवस्थित नहीं किया जाता है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी दस्तावेज नहीं आता। ये पूरी तरह क्या है? एक गैर प्रासंगिक है, ठीक है ना। चल
अपूर्वा पैटर्न का मतलब क्या होता है, देखो एक बार और देख लो। डॉक्टर रंगनाथन, मौलिक सिद्धांत, पुस्तकों की व्यवस्था, 3 प्रकार का होता है, अम्ब्रेल, पेनु अम्ब्रेल, एलियन। ठीक है ना। इसमें एक चीज देख लेना, अपूर्वा, ए पी यू पी ए। अब देखो यहां से हमेशा एक चीज याद रख लेना, ठीक है, जो अम्ब्रेल, एक तो ए यू और ए, हमेशा याद रख लेना, ए यू और ए, मतलब अम्ब्रेल, ठीक है, मतलब एक तो एलियन है, इसका मतलब क्या होता है, एलियन होता है, और अम्ब्रेल होता है, और एलियन होता है। तो एलियन और अम्ब्रेल ये तीनों जो होते हैं ना, ये क्या होते हैं, हमेशा खाली होते हैं। इनका जो खाना रहेगा वो हमेशा कैसा रहेगा भाई साहब, वो जो खाना रहेगा इनका, वो कैसा रहेगा, खाली रहेगा। हमेशा याद रख लेना, किस किस का, एलियन और अम्ब्रेल का, है ना। एलियन और अम्ब्रेल का खाना जो रहेगा आपका, वो कैसा रहेगा, खाली रहेगा। जबकि जो आपका पेनु अम्ब्रेल है, पेनु अम्ब्रेल, इसका खाना हमेशा कैसा रहेगा भाई साहब, वो भरा रहेगा। कैसा रहेगा, भरा रहेगा। इन दोनों का जो खाना है वो कैसा रहेगा भाई साहब, वो भरा रहेगा। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। पूछ लिया जाता है कभी कभी कि भाई साहब ये बताओ, जो एलियन और अम्ब्रेल है उसका खाना कैसा रहता है, या फिर जो पेन अम्ब्रेल है उसका खाना कैसा रहता है। तो वो कैसा रहता है, इन दोनों का तो खाना खाली रहता है और इसका खाना भरा रहता है। तो इस प्रकार से हमने अपूर्वा पैटर्न के बारे में जाना कि अपूर्वा पैटर्न क्या है ना, किसने इसको प्रकाशित किया, किस सिद्धांत पर ये आधारित है, ठीक है, कितने प्रकार का होता है, और इसके जो खाने हैं, खाने इस प्रकार से। देखो मैं ऐसे बना देता हूँ कुछ चीजें 5 मिनट में। ये बहुत सारे खाने हैं आपके। तो देखो ये जो पैटर्न है, हमेशा ए पी, हमेशा ए यू, ठीक है, यहाँ फिर ए आ जाएगा, फिर यहाँ यू आ जाएगा, तो इसका जो यहाँ पी आ जाएगा, पी पी। तो पी हमेशा कैसा रहेगा, ये भरा रहेगा, याद रख लेना। पी हमेशा क्या रहेगा भाई साहब, ये भरा रहेगा, और जो ए है ये हमेशा खाली रहेगा, ठीक है। तो ए और जो यू है ना, ये दोनों खाली रहेंगे, और पी हमेशा कैसा है, ये हमेशा भरा रहेगा। आपको श्रेणी क्रम में चलना है, ए यू ए यू ए, आगे यू, है ना, ऐसे खा चलते जाना। तो इस प्रकार से ये कंप्लीट होता है आपका अपूर्वा पैटर्न, ठीक है। अगला जो टॉपिक है, इसमें कुछ सीसी और डीडीसी की जो डिवाइस हैं उनका प्रयोग किया गया है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं नहीं पढ़ चुके। डीडीसी में कुछ डिवाइस हमने पढ़ी, सीसी में कुछ डिवाइस हमने विधियां इनकी पढ़ी, जैसे कि कालक्रम विधि पढ़ी, भौगोलिक विधि पढ़ी, ठीक है, विषय विधि पढ़ी, अनुवार्णिक विधि पढ़ी, ठीक है। तो इन विधियों के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं सारी चीजें। एक जो विधि है इसमें, उस विधि को देख लेना, वो है स्मृति सहायक विधि। कौन सी, एक मैनोमैनिक्स जो विधि है, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इस विधि को आप पढ़ लो, क्योंकि और विधि जो होती है उनके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। देखो ये कोई चैप्टर ज्यादा बड़ा नहीं है, जो हम पहले चीजें पढ़ चुके हैं वही इसमें है, कुछ चीजें इसमें डाल दी गई हैं, और इसमें अलग से जो एक स्मृति सहायक विधि है ना, सीसी और यूडीसी की, सीसी और यूडीसी, सीसी और डीडीसी। इस सीसी और डीडीसी के हमने कुछ युक्तियों के बारे में पढ़ा था, उन युक्तियों के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। इसमें जो एक युक्ति है वो सबसे इंपॉर्टेंट युक्ति है, और वो युक्ति जो है आपकी, वो है भाई साहब स्मृति सहायक विधि, ठीक है। इसके बारे में हम पहले हमने पढ़ा नहीं है, तो इसके बारे में पढ़ लो।
इसके बारे में पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन कुछ इसमें अच्छा टॉपिक है ये, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, इसलिए इसको पढ़ रहे हैं। और जो आपकी जो युक्ति बच चुकी है उनके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। चलो, जैसे आपने कालक्रम विधि पढ़ी होगी, ये आपने पढ़ ली, भौगोलिक विधि आपने पढ़ ली, विषय विधि आपने पढ़ ली, ठीक है, आनुवार्णिक विधि आपने पढ़ ली, अध्यारोपण विधि आपने पढ़ ली, ठीक है ना, दशा विधि आप पढ़ चुके, ठीक है ना। चलो, स्मृति सहायक विधि के बारे में देखो। ये ऐसी विधि है जिसमें किसी वर्गीकरण पद्धतियों के मुख्य वर्गों के अनुसूचियों में एक ही विचार से मिलते जुलते विचार हैं। क्या है? एक ही विचार से मिलते जुलते विचार हैं, उनको अभिव्यक्त करने के लिए एक ही अंकों का प्रयोग किया जाता है। इसमें किसका प्रयोग किया जाता है भाई साहब? एक ही अंकों का इसमें प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। अब देखो, जैसे सीसी में हम बिब्लियोग्राफी ऑफ पॉलिटिकल साइंस, बिब्लियोग्राफी ऑफ इकोनॉमिक्स के लिए WA तथा XA का प्रयोग किया गया था, ठीक है ना। सीसी में किसका प्रयोग किया गया था? बिब्लियोग्राफी ऑफ पॉलिटिकल साइंस। एक तो XA है और एक WA। WA किस चीज को बता रहा है? देखो, WA ये बता रहा है बिब्लियोग्राफी ऑफ पॉलिटिकल साइंस, बिब्लियोग्राफी ऑफ इकोनॉमिक साइंस को ये डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना। जिसमें बिब्लियोग्राफी के लिए A का प्रयोग किया गया है ना। बिब्लियोग्राफी के लिए A का प्रयोग हमने वहां पढ़ चुके हैं, बिब्लियोग्राफी के लिए A का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। डॉक्टर रंगनाथन 3 प्रकार के जो निमोनिक्स की पहचान करते हैं, डॉक्टर रंगनाथन ने हम 3 प्रकार के निमोनिक्स हम पहले पढ़ चुके हैं कि नहीं पढ़ चुके हैं? बताओ कौन कौन से, बताओ कौन कौन से प्रकार थे? एक अल्फाबेटिकल था, एक शेड्यूल था और एक सेमिनल था। इन तीनों के बारे में, तीनों निमोनिक्स के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। अब देखो, इसमें कुछ महत्वपूर्ण निमोनिक्स हैं। जैसे अंक 1 का उपयोग किसके लिए करते हैं? याद रख लेना, अंक 1 का उपयोग किसके लिए करेंगे हम? ईश्वर, ठीक है, एकता, ईश्वर, ठीक है ना, दुनिया, विकास, समय में प्रथम, एक आयाम या रेखा, ठोस अवस्था, इनके लिए करते हैं, ठीक है ना। लिख देता हूं, आपको याद रहेगा। तो अंक 1 का प्रयोग किसके लिए करेंगे भाई साहब? एकता, ठीक है ना। ईश्वर, दुनिया, विकास, ईश्वर, दुनिया, विकास, ईश्वर, दुनिया, विकास, समय में प्रथम, समय में प्रथम, एक आयाम या रेखा, ठोस अवस्था, एक आयाम, रेखा, ठोस अवस्था, ठोस अवस्था। तो इस अंक 1 का प्रयोग किसके लिए करेंगे भाई साहब? एकता, ईश्वर, दुनिया, विकास, समय में प्रथम, एक आयाम, रेखा, ठोस अवस्था। यहां से सीधा सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है वो, ठीक है भाई साहब। चलो, ऐसे ही अंक 2 का प्रयोग हम किसके लिए करेंगे भाई साहब? अंक 2 का प्रयोग किसके लिए करेंगे? देखो, अंक 2 का प्रयोग स्मारक, स्मारक के रूप में, किसके रूप में? स्मारक के रूप में,